Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 15th of May 2025. 15 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं और जिनसे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले आपको सवाल है, द टर्म जब्त अंडर द अकबर्स रीन वॉज रेफरिंग टू। तो जब्त क्या है अंडर द अकबर्स रीन? ऑप्शंस आर, इट वॉज अ रिलीजियस टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम्स, a method of land revenue assessment, a spy network, a judicial appeal court. This is question number 1. I hope you will be able to answer. The answer for this is a method of land revenue assessment. It is a method of land revenue assessment. तो याद रखिएगा जब्त सिस्टम था, नसाक नाम का भी सिस्टम था, NASAQ, तो ये भी एक सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का। दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू? ऑप्शंस आर, ए लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन, बी राइट्स ऑफ द इंडियन जजेस टू ट्राई द यूरोपियंस, सी फ्रीडम प्रेस फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस, या डी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन के टाइम के आसपास की ये कंट्रोवर्सी, आप सबको पता होगा था, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी। एंड इसमें था कि इंडियन जजेस जो थे वो यूरोपियंस को ट्राई नहीं कर पाते थे, तो इसलिए ये इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी में बना था उस समय लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है ना। इट वाज बेसिकली राइट्स ऑफ द इंडियन जजेस टू ट्राई द यूरोपियंस, उसके लिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म दाग एंड चेहरा सिस्टम वाज रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स? ऑप्शंस आर, शेरशाह लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, अकबर्स रिलीजियस पॉलिसीज, अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल एंड मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर। तो आपको बताना है कि दाग एंड चेहरा सिस्टम जो है इनमें से किससे रिलेटेड है। अगर आपको मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, मार्केट कंट्रोल। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये एक हॉर्स की ब्रांडिंग थी और बेसिकली उसके लिए था ये दाग एंड चेहरा सिस्टम, ठीक है ना। तो इट वाज बेसिकली फॉर दैट रीजन ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था दाग और चेहरा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली न्यूज़ है, BSF कांस्टेबल डिटेन्ड बाय द पाकिस्तान रेंजर्स हैव बीन रिलीज्ड। आपको पता होगा कि जब स्कर्मिशेस चालू हुए बॉर्डर एरियाज़ में, उसके बाद हमारा एक BSF का एक जवान था जो उधर चले गए थे, ठीक है ना। तो इस कारण से उनको पकड़ लिया गया था पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा, लेकिन अभी उनको छोड़ दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको BSF के बारे में बता दूं कि इट इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आती है ये। जो इंडिया की टॉप 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उनमें से BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB है। इसके अलावा एक पैरामिलिट्री जो इम्पोर्टेंट है वो है असम राइफल्स। 2 अलग अलग संस्थाओं के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत भी आता है असम राइफल्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी आता है। बाकी जो ये 5 मैंने नाम लिए CAPFs का, यानी कि BSF, SSB, ITBP, CRPF एंड CISF, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है डिफरेंस। BSF की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 को, और फाउंडर थे इसके KF रुस्तम जी, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। BSF का फॉर्मेशन हुआ था 1965 वॉर के बाद। बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द 1965 इंडो पाक वॉर टू इंश्योर अ डेडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, है ना। तो इसको एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में बनाया गया और बेसिकली 2 बॉर्डर चेक करता है BSF, वो है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, है ना। इट्स की रोल इज इन गार्डिंग द इंडियन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, and it prevents infiltration, smuggling and illegal immigration. All these things are important. I hope you got clarity. आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है, जस्टिस BR गवई टेक्स ओवर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस BR गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई, ही हैज़ बीन sworn in as the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो 52वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस BR गवई आए हैं, एंड दैट इज़ अ थिंग इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ओथ होती कि नहीं होती? तो यस, ओथ होती है, और इनकी ओथ कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। तो याद
रखिएगा, चीफ जस्टिस की जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट दिलवाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड द ओथ इज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज एक्सेट्रा। एंड ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव इट विद मी, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमएलए डिलेड। राजस्थान में बेसिकली राजस्थान बीजेपी के एक एमएलए हैं कन्वर लाल मीणा, जिनको अभी 3 साल की सज़ा पड़ी है, बट उनको अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। आपको डिस्क्वालिफिकेशन का नियम बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 नाम की एक चिड़िया है, याद रखिएगा, एक चिड़िया मतलब कि एक बला है जो भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 आरपीए करके है 1951 का। इसमें सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है किसी भी लॉ मेकर का, यानी एमपी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा फॉलोइंग कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस विद अ 2 year सेंटेंस और मोर। मतलब कि किसी भी ऑफेंस में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा है, अगर वहाँ पे कन्विक्शन होता है तो ऐसे में तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत फेमस केस भी है लिली थॉमस का, अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकें तो बहुत ही मेहरबानी होगी। और हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक करना ना भूलें, जो लोग देख रहे हैं वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। सिक्किम सेलिब्रेट्स द गोल्डन जुबली ऑफ द स्टेटहुड विद द रेस टू स्पॉट द बटरफ्लाइज। यहाँ पे आपको पता हो कि 75 यानी कि 16 मई 1975 को 22nd स्टेट के रूप में सिक्किम को बनाया गया था। 22वां स्टेट था भारत का सिक्किम 16 मई 1975 को। इसके पहले सिक्किम जो था एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था, याद रखिएगा, प्रोटेक्टरेट स्टेट था सिक्किम आपका। और उसके बाद इसका ट्रांजिशन होता है इनटू द फुल फ्लेज्ड स्टेट एज ऑन 16 मई 1975। अब ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्किम के स्टेटहुड के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अब इस 50 साल के पूरे होने में एक बटरथॉन नाम की थी। बटरथॉन मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग बटर खाएंगे, उसमें बटरथॉन का मतलब है कि बटरफ्लाई की रेस की जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा, एक यूनिक इन्होंने स्टार्ट किया है फॉर सेलिब्रेटिंग द 50th ईयर ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा आप कि यहाँ पे बटरफ्लाई की जो है वो रेस रखी जाएगी, ठीक है ना। तो बटरथॉन इसका जो नाम है वो है बटरथॉन। और ये भी याद रखना आपको, जैसा मैंने बताया कि 16 मई 1975 को ये स्टेटहुड अचीव हुआ था इसका, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड और देना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ये स्टेटहुड होने के पहले क्या था, तो प्रोटेक्टरेट स्टेट था। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको और बता, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपको इसमें एक अमेंडमेंट याद रखना है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। इसका जो अमेंडमेंट है वो है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1975 में ही आया था। और इसमें बेसिकली जो आर्टिकल 2 है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, वो आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एंड ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो 36th अमेंडमेंट एक्ट था उसके आर्टिकल 2 के अंदर, आर्टिकल 2 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और उसी के तहत ये 36th अमेंडमेंट एक्ट आया था। और इसने जो है बेसिकली सिक्किम को स्टेटहुड प्रोवाइड की थी। तो ये भी सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद रखते हैं, 36th अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा और सिक्किम का स्टेटहुड याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसके जो 35th अमेंडमेंट एक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36th अमेंडमेंट एक्ट आपको बता दिया फाइनली, जिसके थ्रू स्टेटहुड मिलती है। 35th अमेंडमेंट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड 35th अमेंडमेंट एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। द रीज़न इज़ दैट कि एसोसिएट स्टेट, यानी कि जो प्रोटेक्टरेट या एसोसिएट स्टेट हम बोल रहे हैं सिक्किम को, वो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, 35th अमेंडमेंट एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके थ्रू उसको ये आपका एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया गया था, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दैट ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है।
इसमें एक चीज़ और है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि कौन सी डायनेस्टी थी जो कि बेसिकली रूल कर रही थी इसके पहले। तो इसमें आपको चोगियाल्स का नाम याद रखना है, चोगियाल डायनेस्टी, ठीक है ना, चोगियाल डायनेस्टी, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिक्किम स्टेटहुड। ओके, तो चोगियाल डायनेस्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विथ मी। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ जो है वो है इंडिजिनस वेपन सिस्टम हाईली इफेक्टिव सेज द सेंटर। अब सेंटर का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने इंडिजिनस वेपनरी यूज़ की थी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही। इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस जो मिला है वो बेल को मिला है, हाल को मिला है, और इस तरीके की जो हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है उनको दिया गया है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो आकाश मिसाइल्स ने किया है। आकाश मिसाइल बेसिकली दे आर द सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ठीक है ना। आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं एंड दे आर वेरी इफेक्टिव, दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव। दे आर शॉर्ट रेंज, आकाश इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। देखो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है इंडिजिनस सिस्टम। अच्छा, वहीं पे चाइनीज़ HQ-9 जो सरफेस एयर मिसाइल है वो पाकिस्तान को दिया गया था, वो बेसिकली काम नहीं कर पाए, इतने कारगर नहीं रहे, ऐसा मीडिया कह रहा है। तो ठीक है, अपन भी वही बात मानेंगे जो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट का जो कहना है या गवर्नमेंट का जो टेक है, तो वी विल बी गोइंग विद द सेम, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर इन दिस न्यूज़ आर्टिकल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, बट ठीक है, इट्स गुड फॉर योर मोटिवेशन पर्पस की, ठीक है। हमने बहुत मार दिया भाई, बहुत मार दिया, ठीक है ना, याद रखना, बहुत मारा हमने। जिस चीज़ में जानने में खुशी मिले वही करो। अजय कुमार इज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन, याद रखिएगा, अजय कुमार जी इज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन, 1985 बैच रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड ही वाज फ्रॉम द केरला कैडर। एंड यूपीएससी चेयरमैन जो होता है अपॉइंट होता है फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज। तो 6 साल या 65 साल की एज तक के लिए इनको चेयरमैन बनाया जाता है। 6 ईयर का टेन्योर होता है या फिर 65 ईयर्स की एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। हिमालयन लीप फॉर याक जीनोमिक साइंस। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये असेंबल हुए हैं फॉर द फर्स्ट एवर क्रोमोजोम लेवल जीनोम ऑफ इंडियन याक। इंडियन याक यानी कि आप सबको पता है ना कि बॉस ग्रुनियंस, याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम भी बॉस ग्रुनियंस। इसको शिप ऑफ द हिमालयाज भी कहा जाता है। याक आपको पता है कि माउंटेनियस जो कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। तो इंडियन याक जो है बॉस ग्रुनियंस, वो उसको शिप ऑफ द हिमालयाज भी बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द हाई एल्टीट्यूड ड्वेलर्स। जो लोग ऊपर वहाँ हिमालयाज में रहते हैं उनके लिए याक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मीट, मिल्क, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। और इसी के लिए जो यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ऑल, इनको ये पहले फर्स्ट एवर क्रोमोजोम लेवल जीनोम इंडियन याक का डिटरमाइन कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट एवर क्रोमोजोम लेवल जीनोम स्टडी हो रही है किसकी, इंडियन याक की, याद रखिएगा, बॉस ग्रुनियंस, ठीक है। तो दैट इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। ब्राजीलियन विंस वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर रेजिंग ईल्ड यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ये नाम याद रखना आप लोग को, मैरियंगेला हंगरिया, शी इज़ फ्रॉम ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट एंड शी पुश्ड बैक अगेंस्ट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पुश्ड बैक मतलब कि इन्होंने मना किया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है। इन्होंने बायोलॉजिकल अप्रोच को पढ़ा और रोबस्ट फूड प्रोडक्शन को अचीव किया है, स्पेशली साउथ अमेरिका रीजन में। साउथ अमेरिका में जो फूड की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने में काफ़ी बड़ा इनका भी रोल रहा है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मैरियंगेला हंगरिया एंड शी हैव बीन रिसर्चिंग द बायोलॉजिकल सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट फॉर 40 ईयर्स, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया है। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलो जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1970s में एंड फॉर हिज वर्क टू इंक्रीज द फूड यील्ड। ये आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलो जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के भी फादर बोले जाते हैं, है ना। तो इन द वर्ल्ड नॉर्मन बोरलो इन द वर्ल्ड, है ना। तो ही रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज 1970 एंड इन्होंने क्रॉप यील्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बनाई थी और उसके बाद इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और उन्होंने ही फिर ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की वर्ल्ड
फूड प्राइज की स्थापना भी की थी। एंड अभी तक ये 55 लोगों को दिया जा चुका है ये ऑनर। 55 पीपल हैव रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड प्राइज सिंस 1987, ठीक है ना, 1987 से अभी तक 55 लोगों को दिया जा चुका है। तो दैट इज समथिंग कमेंडेबल फॉर मारियंगेला हंगरिया, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। एडिटोरियल पार्ट पे प्रिंसिपल्ड क्रिमिनलाइजेशन एंड द पुलिस एज पिवट। अब यहाँ पे बात चल रही है क्रिमिनलाइजेशन में और किस तरीके से पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो न्यूज़ है उसमें हम आपको बता दूं, सबसे पहले दो चीज़ें ऑथर ने डिस्कस की, एक है सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ और एक प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ। सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ जो है वो डील करता है कि व्हाट कंडक्ट इज क्रिमिनल, मतलब क्या चीज़ क्रिमिनल है एंड क्या पनिशमेंट अप्लाई होती है, इसको हम बोलते हैं सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ। क्या चीज़ क्रिमिनल है और क्या चीज़ पनिशमेंट दी जाएगी। तो आईपीसी जैसे आप देखते थे पहले, या भारतीय न्याय संहिता जो हम अभी देखते हैं, वो आपका सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है। और प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ जो है वो डील करता है कि हाउ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल ऑपरेट, मतलब किस तरीके से, हाउ, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, ठीक है ना। तो जैसे पहले सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, या वर्तमान में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली, यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि प्रोसीजर इज बेसिकली द बीटिंग हार्ट ऑफ एक्शन। एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रोसीजर है, जो कि ये इंश्योर करता है कि क्रिमिनलाइजेशन प्रॉपरली वर्क करे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। अदरवाइज अगर क्रिमिनलाइजेशन गलत तरीके से होगा तो डेमोक्रेसी और डिस्पोटिज्म या डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन जो है वो स्टेट की पावर है, ऑब्वियसली बात है, किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल घोषित कर सकती है पुलिस। अगर आप चाहें तो आपको पुलिस रोक के कहीं भी तरीके से क्रिमिनल घोषित कर सकती है, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट में कर सकती है, चाहे वो आपको ड्रंक एंड ड्राइव में कर सकती है, चाहे वो आपको गलत गाड़ी चलाने के लिए कर सकती है, बट वो कर सकती है क्रिमिनलाइजेशन आपको, है ना। एंड यहाँ पे ऑथर वही बोल रहा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सही तरीके से क्रिमिनलाइजेशन एक ड्यू प्रोसीजर फॉलो हो। एंड इट इज़ बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन इंक्लूड्स द ड्यूटी टू प्रोसिक्यूट, कन्विक्ट एंड पनिश पब्लिकली। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनलाइजेशन के अंतर्गत आप क्या करते हैं, आप उसको पकड़ते हो, प्रोसिक्यूट करते हो, कन्विक्ट करते हो और पनिश भी करते हो उस व्यक्ति को। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो होना चाहिए। पहली चीज़ ऑथर ने कही है कि प्रिंसिपल्स मतलब कि जैसे कि अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, कलेक्टिव इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो क्रिमिनल व्यक्ति कहलाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति वायलेंट अटैक कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर तो वो क्रिमिनल अटैक कहलाएगा। एंड वायलेशन ऑफ अदर्स राइट टू नॉन इंटरवेंशन, मतलब अगर कोई वायलेट कर रहा है, दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तो भी वो क्रिमिनलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो सम प्रिंसिपल्स आर देयर, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ जो भारतीय न्याय संहिता है उसको सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ कहा गया है। ऑथर ने कहा कि भाई इतने क्लियर लीगल प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, फिर भी अगर आप देखो तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो पहली प्रॉब्लम है ओवर क्रिमिनलाइजेशन और अंडर क्रिमिनलाइजेशन की, दोनों प्रॉब्लम है। क्या होता है, कई बार कुछ एक्ट जो है उनको ओवर क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है और कई बार कुछ एक्ट्स ऐसे जिनको अंडर क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, इतने क्लियर प्रिंसिपल्स होने के बावजूद, ठीक है। और इसके बाद ऑथर ने ये भी कहा है कि जो पुलिस का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि वही रजिस्टर करते हैं एफआईआर, वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वही अरेस्ट करते हैं। एंड पुलिस नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि ओवर पुलिसिंग कर दे पुलिस, मतलब कि माइनर इन्फ्रैक्शंस में भी आप सबको जेल ही पहुंचा रहे हो, और ऐसा भी ना करे कि बहुत सीरियस ऑफेंस में निगलेक्ट करने लगे, ठीक है ना। तो अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन को रोकना ज़रूरी है, हालांकि अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। पुलिस जो है वो एक अभी एक ये भी आया है, आपको पता है अरनेश कुमार का जजमेंट था अरनेश कुमार के केस में, जिसमें ऑफेंसेस जिसमें 3 से 7 साल की सज़ा होती है, उसके लिए पुलिस को कहा गया कि भैया पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो एफआईआर रजिस्टर करने से पहले, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस आर्टिकल में। प्रिंसिपल डिक्रिमिनलाइजेशन की बात की गई है ताकि जो स्टेट की पावर है ऐसा नहीं हो कि इसका मिसयूज़ होने लगे। प्रिंसिपल डिक्रिमिनलाइजेशन मतलब कि कुछ प्रिंसिपल्स के तहत ही आपको क्रिमिनलाइजेशन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर क्रिमिनलाइजेशन कर दो, आप अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दो। तो स्टेट पावर की लेजिटिमेसी तभी तक बनी रहेगी जब तक वो उसको प्रिंसिपल्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं। देन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ऑथर ने वो भी कहा कि सब्सटैंटिव लीगल प्रिंसिपल्स तभी सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और काम करेंगे जब तक आप प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को फॉलो करते हो, ठीक है ना। एंड थर्ड ऑथर ने कहा कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेट की पावर है, अनलिमिटेड पावर है आपके पास एक तरीके से, तो
उसको आप अकाउंटेबिलिटी के साथ यूज़ करें. दैट इज़ वॉट मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला है हाउ डिड इंडिया डेवलप जीनोम एडिटेड राइस. तो याद रखिएगा इंडिया पहली कंट्री बन गई है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप राइस वेराइटीज यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी. तो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके राइस की वेराइटीज बनाने वाला इंडिया पहला देश बन गया. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया था कि डेवलपमेंट न्यू सीड्स में बी अवेलेबल विद इन 6 months. इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी नई राइस की वेराइटीज डेवलप हुई. तो DRR धान 100 कमला जिसको डेवलप किया गया है सांबा महसूरी से, विच इज़ अ पॉपुलर हाई यील्ड ग्रीन राइस. ये भी याद रखेगा. एंड इसके एडवांटेजेस हैं कि DRR धान कमला के एडवांटेज है कि अर्ली मैच्योरिटी है, लगभग 20 दिन पहले ये मैच्योर हो जाता है. ड्रॉट का टॉलरेंस है. हाई नाइट्रोजन यूज एफिकेसी है ना. बेनिफिट है कि वाटर सेव करता है, फर्टिलाइजर के यूज़ कम कर देता है, मीथेन एमिशन कम हो जाता है इसमें. दूसरा है पूसा DST राइस 1 जो कि डेवलप हुआ है मारूतेरू 10 यानी कि MTU 1010 राइस वेराइटी से. याद रखिएगा, है ना. एंड इसकी जो यील्ड है वो हायर है देन द पेरेंट और सैलिनिटी स्ट्रेस को भी झेल सकता है, मतलब सैलिनिटी की कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकता है. ठीक है ना. दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. एंड ये कोस्टल सैलिनिटी को भी काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है, तो ऐसे रीजन्स में भी यूज़ किया जा सकता है. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि SDN1 और SDN2 यानी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. और इसमें फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं. ठीक है ना. इसीलिए GM क्रॉप से अलग भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है. तो यहाँ पर है सेंटर रिवैम्प्स द PLFS इंक्लूडिंग रूरल जॉब डेटा. तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो उनका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है जो 2017 से स्टार्ट हुआ है. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहाँ से आता है ये. तो याद रखिएगा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 से स्टार्ट हुआ है. तो इसमें उन्होंने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा रूरल एरियाज का भी इंक्लूड करेंगे. याद रखिएगा अभी तक ये अर्बन एरियाज में ही होता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में रूरल एरियाज का भी एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा यूज़ करेंगे. अच्छा, एक टर्म है कई बार जैसे UPSC पूछ भी सकता है, एक बार पूछा भी था कि करंट वीकली स्टेटस किससे रिलेटेड है या क्या कैलकुलेट करने के लिए करंट वीकली स्टेटस निकालते हैं. तो ये अगर CWS करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, इस तरीके के जो टर्म्स अगर पूछे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से रिलेटेड है. याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. ये जब इंडियन गवर्नमेंट निकालती है तो ये करंट वीकली स्टेटस के बेसिस पे ही निकालती है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन देयर. कोलंबिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है चाइना का. और लैटिन अमेरिका जो है ये US के लिए काफ़ी कंसर्निंग है. US ने कहा भी है कि लैटिन अमेरिका में जो चाइना की प्रेजेंस है वो काफ़ी गलत है, उनके लिए स्ट्रेसफुल भी है. और लैटिन अमेरिका की रीजन है जिसको चाइना टारगेट कर रहा है अभी. और यहाँ पे चाइना इज नाउ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्राज़ील, पेरू, चिली एंड अदर्स. अब इंडिया को भी ये सीखना चाहिए कि भैया हम तो देखो हम हर जगह पीछे हैं, है ना. इंडिया हर जगह पीछे है, बातों में तो बहुत शेर है हम लोग. और ये आपने देखा होगा कि हम अपने दुश्मन भी कमज़ोर चुनते हैं. पाकिस्तान कमज़ोर है, दुश्मन बना लिया, तुरंत उसको मार पीट के आ जाते हैं. लेकिन जब चाइना की बात आती है तो बोलते हैं मैनेज करेंगे यार, मैनेज कर लेंगे, है ना. वहाँ पे फिर जो नेशनलिज्म है वो पूरा हवा में हो जाता है. वहाँ पे नहीं चलती हवाबाजी. वही वाली बात है कि चाइना ने हमको हर जगह मात दी है और यहाँ पे भी हमको मात दे रहे हैं. वो लैटिन अमेरिकन रीजन को उन्होंने कैप्चर कर रखा है. तो दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. और चाइना के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया ब्राज़ील, पेरू, चिली और दूसरी कंट्रीज़ का. एंड अबाउट 2/3 ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैव जॉइंड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का मेजर स्ट्रेटजी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ट्रेडिंग रूट्स एंड ऑल. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. चाइना ने रिसेंटली ओपन किया लैटिन अमेरिका फर्स्ट बीजिंग फंडेड पोर्ट इन चानके. चानके जो है वो पेरू में जगह है. चानके CHANCAY मैं लिख देता हूँ. चानके इज इन पेरू और वहाँ पे पहला चाइनीज फंडेड पोर्ट स्टार्ट किया चानके, है ना. तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. Okay, so that is it for the day. I hope you got clarity. That is it. Thank you and have a nice day.